नीट का पेपर रद्द हो गया। करीब 24 लाख छात्र अब दोबारा परीक्षा देंगे। इतनी भारी भरकम व्यवस्थाओं के बावजूद जो नीट का पेपर लीक हुआ है, वाकई में महापाप है। गांव में बैठा व्यक्ति जिसके चपाती के ऊपर, रोटी के ऊपर एक टीपरी घी नहीं लगा सकता, उस घी को बचा 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 कर अपने बेटी को भेजता है। उसमें पीछे किरदार जो निकल के आया वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल। मेरे मुख्यमंत्री से अपील है कि आप पहले तो, सबसे पहले तो इसमें जो अधिकारी, इससे संबंधित अधिकारी है और जो दोषी है, आप उनको सलाखों पे चढ़ाओ। लेकिन भजनलाल जी कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े मगरमच्छों की बात करते हो तो साहब बड़े बड़े मगरमच्छों को तुरंत पकड़ो। कोई हो, मेरा सगा भाई भी हो, अगर उसने ये दोष किया है तो वो फांसी की सजा से कम का हकदार नहीं है। एपिस्टीन से लेकर के और नेट तक सब नेटवर्क इनका फैला हुआ है। और एक मंत्री, भारत का मंत्री ये कह रहा है कि मैं एपिस्टीन से 4 बार मिला था। मैं पूछना चाहता हूँ पुरी साहब, क्या आप वहां भागवत पढ़ने गए थे? चुनाव के दौरान की बात करें, चुनाव में आज विपक्ष के पास संसाधन नहीं है और सत्ता पक्ष के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। क्या लगता है आपको चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है, या चुनाव आयोग कहीं न कहीं? ये बात उठाना ही बेनकामी है कि जिस तरीके से चुनाव में सरकार ही चुनाव कमिश्नर बनाएगी, तो क्या कह सकते हो आप? न्याय की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। हमने सत्ता दी थी, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। आपने सत्ता ली, जवाहरलाल नेहरू का दोहिता, इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का बेटा, उसका मकान छीन लिया जाता है, वो सत्ता में नहीं जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे जी, और आज देसाई कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरा विपक्ष हो, सबने मिलकर के 75 साल में ऐसी सत्ता को सजोया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना। करण सिंह जी, इतना खुल के बोलते हैं आप, डर नहीं लगता? हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका प्रखरता से सब्जेक्ट को, विषय को उठाने की होती है जी। जनता साथ नहीं देगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब विपक्ष लोकतंत्र को नहीं बचा सकता। राहुल गांधी के अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं है, किसी मां ने ऐसा आदमी पैदा नहीं किया है कि इतना दृढ़ता से आज के दिन इस सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के इस लोकतंत्र को बचाने की बात कर सके। नमस्कार, आज मेरे साथ खास मेहमान हैं जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे करण सिंह उचियार्डा। करण सिंह उचियार्डा जोधपुर में न केवल राजनीति के वजह से प्रसिद्ध हैं, जबकि इनके परिवार ने जोधपुर के लिए बलिदान भी दिया है। जब हम मेहरानगढ़ किले में जाते हैं तो आपके पूर्वज के ओर से किया गया बलिदान आज भी वहां पे आपको, और जो भी दर्शक और जो भी लोग देखने जाते हैं मेहरानगढ़ को, तो वहां पे जरूर नजर आएगा। खींची परिवार से आते हैं। आज हम इनसे राजनीति और वर्तमान के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है करण सिंह जी आपका। नमस्कार। शुरुआत थोड़ा सा मैं इतिहास में जाके फिर वर्तमान में आऊंगा। मेहरानगढ़ किले पे जाते हैं तो वहां पे आपके पूर्वज का आज भी इतिहास वहां दर्ज है। वो क्या घटना थी, थोड़ा सा बताएं। महाराजा मानसिंह जी के समय 1864 विक्रत संवत में जयपुर की फौज ने जोधपुर के किले पर हमला कर दिया जी। उस समय जोधपुर की सारी फौज अहमदाबाद गई हुई थी और पीछे से किलेदार के रूप में मेरे दादाजी दुर्गादास जी खींची नारवा गांव के रहने वाले तो किलेदार थे। पीछे फौज थी नहीं, बहुत कम लोग थे। अल्टीमेटली फौज ने जबरदस्त हमला किया और उनको कई तरह के प्रलोभन दिए गए। उन्होंने सभी प्रलोभन को ठुकराते हुए 3 दिन तक अड़े रहे और फौज को अंदर 3 दिन तक युद्ध 3 दिन तक युद्ध चला एब्सेंट में, उसको अंदर नहीं घुसने दिया। और फाइनली वो वहां पर उस जयपुर की फौज से लड़ते लड़ते वहां काम आए। आज भी आप जाओगे तो पौड़ के ऊपर तोपों के जो लगे हुए हैं निशान वो आपको देखने को मिलेंगे। एक तोप का निशान, तोप लगी उनके और वो काम आए, बट जितने में जोधपुर की फौज आ गई और वो वहां पे कब्जा नहीं कर पाए। आज भी आप सूरज पौल, जो पहली पौड़ है, 6 पौल जिसको कहते हैं, उसके बाहर जाएंगे तो उसके कॉर्नर के अंदर सबसे प्रमुख स्थान पे मेरे दादाजी दुर्गादास जी की उचाड़ा की छतरी है, जिनके बेटे को फिर उचाड़ा गांव जागीरी में मिला, जिसका मैं 9वां बेटा हूं, 9वीं पीढ़ी का बेटा हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं
कि इस हिंदुस्तान को बचाने में, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रहने में जी जो आज ये ठेके लेते हैं, आज जाकर के कोई मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जी जो ठेके लेते हैं कि हम आज हिंदुस्तान में हिंदुओं को, हिंदुत्व को, हिंदू को जिंदा रखेंगे। हाँ, कहते पर हैं मैं कि उनको कहना चाहता हूं कि हमारी पीढ़ियां नहीं होती तो तुम आज जहां जहां पहले मुगल होते थे, उन मुगलों ने तो वैसे ही शासन कर दिया था। हिंदुस्तान में अभी तक हम हिंदू बचे क्यों हैं? हमारे बाप दादा शहीद हुए, जिसके नतीजे हम बचे हैं। और अब आप सिर्फ आप हिंदू की बात करते ही नहीं हो, आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हो, आप सिर्फ राज की बात करते हो। आपका जन्म राज के लिए हुआ है, आप हिंदू की बात करने के लायक हो ही नहीं। जब गौ माता का मांस बंद नहीं कर सकते 10 साल में, तो अब किस आधार पे कह सकते हो कि मैं हम लोग हैं जो हम बिल्कुल हिंदू वो की बात आंदोलन करते चल ही रहा है आज तक। तो मेरा ये निवेदन है कि भाई जिस तरीके से आज हम लोग जहां हैं बैठे हैं, वहां पर ये कह रहे हैं सब आप है जो आपको मंत्र कैसे आ गया? आप ये माता जी की स्तुति कैसे कर सकते हो? कि आपने ठेका ले रखा है क्या? मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, जी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आए और मुझे धार्मिक के रूप में पछाड़े, तो मैं उससे चुनौती दे रहे हैं आप। खुली चुनौती है किसी भी लेवल पे, ठीक है? सप्तचंडी यज्ञ आ जाए, सहस्त्र चंडी यज्ञ आ जाए, माता जी का आ जाए, ये मैं तो आपको इस आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं हाँ, कि मेरा तो दुकान ही आशापुरा के नाम के पीछे चलती है। मैं माफी चाहता हूं, मैं ये एक परिचय देना भूल गया। जो मातेश्वरी का मंदिर है आशापुरा माता जी का, पाली जिले में नाडोल में, वहां के आप अध्यक्ष भी हैं ट्रस्ट मंडल के, तो ये मैं माफी चाहता हूं। अब आप बिल्कुल माता जी तो मेरा निवेदन है कि ये एक मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं एग्रेसिवनेस कहां से आती है? मैं कहता दुर्गादास खिची के खून से आती है भाई। डरते नहीं हूं मैं, भगवान के सिवाय किसी नहीं डरते, उन्होंने डरना सिखाया नहीं। लेकिन जब करण उनको सिंह आधा राज ऑफर किया गया, वो ठुकरा दिया। या राज आज वाला नहीं था कि 5 साल वाला एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, वो राज जो परमानेंट रहता था, बिल्कुल उस राज को ठोकर मारते हुए उन्होंने कहा नहीं, मेरा जोधपुर आजाद रहना चाहिए, राजपाज नहीं चाहिए। तो आपने सही क्वेश्चन पूछा है, दर्शकों को अच्छा लगेगा कि आज आप जाओगे जोधपुर फोर्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे प्रमुख स्थान पे दुर्गादास खिची, ठाकुर दुर्गादास खिची उचाड़ा की छतरी है। जी बिल्कुल, ये गौरवान्वित करने वाली बात है। और आज की युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि जो आज तक ये सभ्यता, ये संस्कृति बची है, तो उसके पीछे कई लोगों ने बलिदान दिया है। यूं ही आज जिस तरह से हिंदुत्व और उन चीजों को बताया, तो सच्चाई अगर देखें तो करीब करीब लगती है। लेकिन करण सिंह जी, इतना खुल के बोलते हैं आप, डर नहीं लगता? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अब तो देखो, जहां तक डर का मैटर है भाई, ये तो अब तो हालत इतनी नहीं, बिगड़ गए हैं, इतना खुल के चुनौती देके बोल रहे हैं आप। इतना हालत बिगड़ गई है कि हम विपक्ष में हैं। हमारी भूमिका प्रखरता से सब्जेक्ट को, विषय को उठाने की होती है। जी जनता साथ नहीं देगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब विपक्ष लोकतंत्र को नहीं बचा सकता। अब जनता, हमारी ड्यूटी है कि हम जनता को बताएं। हम बार बार कह रहे हैं कि जनता ही लोकतंत्र को बचा सकती है। भारत की 145 करोड़ जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, लोकतंत्र को बचाना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में आप हमारा साथ दे दो, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैं आपको और कहता हूं, माता जी का भगत हूं, मेरे हिंदुस्तान के जिसको राष्ट्रवादी लोग हो उन सबको, साथियों सुनो मेरी बात, राहुल गांधी के अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं है, किसी मां ने ऐसा आदमी पैदा नहीं किया है कि इतना दृढ़ता से आज के दिन इस सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के इस लोकतंत्र को बचाने की बात कर सके। फिर पछताओगे, कोई मिलेगा ही नहीं इस लोकतंत्र को बचाने वाला, क्योंकि अभी तक तो है, वो हर तरीके से लड़ता है। और आपको पता है कि शाम को 6 बजे कोई आदमी बोलता है कि मेरा दम घुट रहा है, और सुबह 6 बजे, मॉर्निंग 6 बजे उसके पास में एसीडी पहुंच जाती है। हालत इतने खराब है। इन सब खराब हालत को अगर आप चाहते हो कि भारत के लोकतंत्र को बचाओ, भारत माता के असली सपूत हो, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारा साथ दो। राहुल गांधी जी एकमात्र विपक्ष में नेता बचे हैं जो इतना बड़ा लोहा ले रहे हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन करण सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जरूर देशवासियों से और जनता से ये अपील कर रहे हैं, निस्संदेह राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसमें कोई दोस्त राय नहीं है, लंबे समय से और मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज की ही बात करें, जब हम ये बात कर रहे हैं, तो नीट का पेपर रद्द हो गया। करीब 24 लाख छात्र अब
दोबारा परीक्षा देंगे, उनकी जीवन के लिए बड़ी संघर्ष हो गया। और 24 लाख को अपन अगर गुणा करें, एक बच्चे के साथ 5 लोगों का परिवार जुड़ा है, तो ये परीक्षा कम से कम 1.5 से 2 करोड़ आबादी को डिस्टर्ब करने वाली है। आप मानो नहीं भाई, जब मैंने सुना ना, मेरी धरती खिसक गई। 2 दिन तो मैंने विश्वास नहीं किया कि नीट का पेपर अब आउट हो सकता है। भाई पेपर पहले भी आउट हुए हैं, पर पेपर आउट होते 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 हमारी सरकार ने इतना भारी भरकम कानून लेके आई जी। कि आपको 10 साल तक सजा का प्रावधान हम लेके आ गए। अब आप इतनी भारी भरकम व्यवस्थाओं के बावजूद, एक तो रूटीन में कोई आदमी कुछ कर जाए, जी। इतनी भारी व्यवस्थाओं के बावजूद जो नीट का पेपर लीक हुआ है, वो वाकई में ही महापाप है। आप अंदाज नहीं लगा सकते कि एक गांव में बैठा व्यक्ति जिसके चपाती के ऊपर, रोटी के ऊपर एक टीपरी घी नहीं लगा सकता, उस घी को बचा 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 कर अपने बेटे को भेजता है, बेटा बेटी को डॉक्टर बनाने की, जी। पास करने के लिए भेजता है, 3-3 साल तक कोचिंग कराता है, फिर उसको कह दो तेरा पेपर लीक हो गया, तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। और आज जिस तरीके से सरकार ने लिपापोती करी है, 3 दिन तक जब पता चल गया कि पेपर लीक हो गया, उसी दिन मान जाते, उसी दिन आप पेपर को पहली परीक्षा रद्द कर देते। पूरे परीक्षाओं को बुला करके जब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, तब आप ये कर रहे हो। और उससे बड़ी बात है कि जब इसमें पीछे किरदार जो निकल के आया है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल के आया। मदन राठौर जी कह रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब मदन जी वो बीजेपी से लेना देना नहीं, वो कह रहे हैं। आप अपनी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ में वो शक्ल उसकी क्यों दिखाई देती है? मेरी तो नहीं दिखाई देती। आपके साथ में साथ में कई ऐसे नेता है जिनके साथ में मिलता है, वो आपका भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहकर के पेपर लीक करने में आता है। पिछले दिनों 50 ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर औरतों के साथ छेड़छाड़ के लोग समझ में आते हैं। जाते जाते हाईवेज पे गलत काम करते हुए कैमरे में ही कैद हो जाते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, कहां बताऊं, एपिस्टीन से लेकर के और नेट तक सब नेटवर्क इनका फैला हुआ है। फिर भी जनता जनार्दन, वापस कहूंगा, हे जनता जनार्दन, मैं तो एक राजपूत हूं, सुनो, मैं राजपूत हूं। मैं अगर बाय द वे ड्रिंक मैं करता नहीं, वो करता भी हूं, और टेबल पे बैठते हैं तो सामने बोतल आती है, तो बोतल को दूर खिसकाते हैं, गिलास को दूर खिसकाते हैं, क्योंकि पब्लिक में मैसेज गलत जाता है। एपिस्टन में नाम आ गया, और एक मंत्री, भारत का मंत्री ये कह रहा है कि मैं एपिस्टन में से 4 बार मिला था। मैं पूछना चाहता हूं पुरी साहब, क्या आप वहां भागवत पढ़ने गए थे? बताओ तो सही भारतीय जनता को, है? और फिर भी जनता जनार्दन, और मैं तो ये कहूंगा कि भाई आदमी दोषी है तो निकालो तो सही। और अगर मैं तो किसी काम के लिए गए होंगे, पर गलत आदमी से काम करने के लिए आप चले गए उससे मिलने, तो जब हम पब्लिक में होते हैं, तो पब्लिक में हमको मैसेज देना पड़ता है कि भाई हम गलत काम नहीं करते। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। तो मैसेज जाएगा कि भाई कोई मैसेज गलत काम करने पर भारतीय जनता पार्टी स्टेप उठाती है। बिल्कुल करण सिंह जी, बात की आपने, एक नैतिकता की बात कही कि हम पब्लिक प्लेस में इन चीजों को अवॉइड करते हैं ताकि जनता में मैसेज नहीं जाए। ये नैतिकता का तकाजा है, लेकिन 2014 के बाद अगर घटनाक्रम देखें तो शायद राजनीति में नैतिकता शब्द ही गायब हो चुका है। क्योंकि हमें वो पल भी याद है जब लाल कृष्ण आडवाणी पे एक आरोप लगा था, डायरी वाला मामला आया था, तो उन्होंने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था जब तक दोष से मुक्त नहीं होऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। तो इस दौर में ये नेताओं के अंदर ये नैतिकता क्यों पतन हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि नेट, आपने कहा नेट जो अभी पेपर लीक हुआ जी, है, नीट पे उस पेपर लीक पे कोई तो जिम्मेवार आदमी है। बिल्कुल, कोई मंत्री जिम्मेवार होगा। पीड़ित तो 2 करोड़ है। पीड़ित 2 करोड़ है, और 2 करोड़ भी कौन पीड़ित है भाई? आज कोई आदमी जिसके 3 साल तक एक बच्चे को पढ़ाने का सपना होता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, 12,000 रुपए सैलरी लेता है, खाना एक टाइम खाता है, मैंने अभी कहा कि उस चपाती पे टीपरी से घी नहीं लगाता, और बाद में उस बच्चे को पढ़ाने के बाद नीट आपका लीक हो गया, और कोई दोषी नहीं, सिर्फ दोषी वही जिसने लीक कराया। क्यों भाई? किसकी वजह से लीक हुआ है, उसके तहत तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? पहुंच करके उसके खिलाफ आप क्यों नहीं, आप उसका भारी भरकम उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करो, ताकि फ्यूचर में कोई आदमी करने से कांपे एक बार कि मैंने दोष कर दिया तो मेरा क्या होगा। 2 करोड़ लोग किसको कहते हैं साहब? मेरी पूरे राजस्थान की पूरी स्टोरी चेंज हो गई
कि भी क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि आप पहले तो, सबसे पहले तो इसमें जो अधिकारी, इससे संबंधित अधिकारी है और जो दोषी है, आप उनको सलाखों पे चढ़ाओ, ताकि एक बार आप बार बार किसी, देखो जो गुंडा होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसकी कोई कास्ट नहीं होती, वो हमेशा इसको मारोगे दूसरा पैदा हो जाएगा। क्राइम नहीं हो, और क्राइम नहीं होने के लिए जिम्मेवार लोग आपने बैठा रखे हैं हमारे लोकतंत्र ने, उन पे बिजली पटको, उन पे गाज पटको, ऑटोमेटिकली चोरियां होनी बंद हो जाएगी और ये जो पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे। जब तक वो नहीं होगा, होते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि जब तक नजीर पेश नहीं होगी, एग्जैक्टली, तब तक ये चलता रहेगा। इन भजनलाल जी कहते हैं, अक्सर आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है, कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, एसओजी कार्रवाई कर रही है। पिछले 2.5 साल की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मैंने भी ये देखा पेपर लीक मामले में। मेरा ये कहना है कि जब आप बड़े बड़े मगरमच्छों की बात करते हो, तो साहब बड़े बड़े मगरमच्छों को तुरंत पकड़ो, कहीं आप बड़ी नजीर पेश करो। आप बताओ कि बड़े मगरमच्छ ने पकड़ा है। आप बड़े मगरमच्छ को पकड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। आपने अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी है, आप खुद ही कह रहे हो कि हमारे पास में ऐसे एविडेंसेज है, तो पकड़िए। मैं तो कह रहा हूं, कोई हो, मेरा सगा भाई भी हो, अगर उसने ये दोष किया है तो वो फांसी की सजा से कम का हकदार नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात। पेपर लीक में अगर आपका कोई करीबी भी अगर होता है, मेरा सगा भाई आए और वो पकड़ा जाए तो उसको फांसी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। इतनी सख्त सजा होनी चाहिए, तभी नजीर पेश होगी। हाँ, एक आदमी का आप मर्डर कर दो, समझ में आता है, 2 का कर दो, या तो करोड़ लोगों के साथ में, और वो भी सर उसमें से 2 करोड़ में से 50 लाख 2 लाख आदमी निकाल दो जिनके परिवार सक्षम होंगे, बाकी सभी कैसे परिवार आते हैं। आप खुद ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, मैं ग्राम में पैदा हुआ हूं भाई साहब, हालत क्या होते थे गांव में, क्या हाल है आज भी, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं। एक मैंने भाभी का सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा पढ़ने जाता है, उसको किस तरीके से पढ़ाता होगा। इसलिए भाई क्या मायने रखता है, आप 2 करोड़ लोगों के सामने आपका रिश्तेदार क्या मायने रखता है। आप तो उसको कैसी सजा दो कि फ्यूचर में करने से आदमी कांपे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पेपर लीक में एक प्रकरण में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि पहले से ही 1 महीने पहले से ही जो कोचिंग के स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें आ रहा था, बोल रहे थे कि पेपर मिल जाएगा। यानी उनका हौसला कितना बड़ा था। और 2 तारीख को खुलेआम गैस पेपर के नाम पे पेपर बांटे गए। यही कहना चाह रहा हूं, जब गैस पेपर सामने आ गया, गैस पेपर सामने आकर के 3 दिन पहले पता चल गया कि गैस पेपर, जिसको गैस पेपर कह रहे थे, था वो पेपर। उस पेपर में आने के बाद में आप जनता को तो रोकते, भाई आज आप ऐसे ही रद्द कर दिया। 3 दिन पहले आप रद्द करते तो कम से कम हजारों लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, लोग आकर के रुके हैं, लोगों का श्वास चढ़ा है, वो कम से कम रुकता आपका, और तैयारी आपकी रुकती है। आप तैयारी उसके बाद में आप कुछ टाइम लेके वापस पेपर कराते, तो बच्चों को इस कम से कम पेपर देने नहीं जाते, तो बच्चे को कम से कम अपना कॉन्फिडेंस रहता है, पेपर देना बाकी। आप देखिए साहब, ये तो पिन पॉइंट किस तरीके से डिसीजन आप लेते हो उस पर निर्भर करता है। इसलिए जो कोई दोषी हो उसको इतनी सजा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि ये एक मर्डर से भी बड़ा क्राइम है जी बिल्कुल। इस पेपर लीक पे शायद मैंने आज तक किसी भी नेता की इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं सुनी कि वो ये कह दें कि अगर मेरा रियल भाई भी हो और अगर ऐसे मामले में लिप्त है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे चलते हैं सर, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी जोधपुर लोकसभा की। आपने बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में थोड़ा सा इससे चुनाव के दौरान की बात करें, चुनाव में आजकल एक और सवाल बड़ा उठ रहा है संसाधनों को लेकर। विपक्ष के पास संसाधन नहीं है और सत्ता पक्ष के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो अभी भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने सवाल उठाया लाइक बंगाल चुनाव में कि चुनाव आयोग से ये मांग की कि एक फील्ड पे समान व्यवहार कैसे हो। इसको लेके क्या लगता है, अपन चुनाव पे बात करें, क्या लगता है आपको चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है या चुनाव आयोग कहीं न कहीं? ये बात उठाना ही बेनामी है। अगर आप चुनाव कमीशन की बात उठाओगे जी, वापस कहूंगा जनता जनार्दन, लोकतंत्र बचा ले। जब 2023 से पहले चुनाव कमिश्नर बनता था, उसको भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 5 जजों ने कह दिया, 5 में से 4 1 से कि नो, ये बिल्कुल सही है। सरकार जाती है लोकसभा में 1 महीने में
अध्यादेश लेके आ जाती है, कानून लेके आ जाती है कि नहीं साहब, इसको एक तो प्रधानमंत्री जी, एक प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति, और तीसरा विपक्ष का नेता। तो जनता जनार्दन अब अंदाज लगा लो कि जिस तरीके से चुनाव में सरकार ही चुनाव कमिश्नर बनाएगी, तो क्या कह सकते हो आप, न्याय की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो अब आप इस चुनाव कमिश्नर से उम्मीद करो कि वो न्याय दे सकता है, जो है ही वो तो सरकार का बिठाया हुआ पिट्टू, तो उसकी खुद की कहाँ गरिमा होगी, उसकी खुद की क्या हैसियत होगी कि वो जनता के साथ में न्याय कर दे। तो अब आप चुनाव कमिश्नर से उम्मीद करो कि वो न्याय करके चुनाव कराएगा, तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। वो तो जनता जनार्दन से वापस कहूंगा, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हम लोग। अगर आपने साथ नहीं दिया, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बार तक तो फिर भी हम लड़ लिए इनसे, पर अब जिस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से पूरी की पूरी एक युद्ध की तरह चुनाव लड़ा जा रहा है जी। वो युद्ध की तरह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अब साथ आप दोगे तो पार पड़ेगी, अदरवाइज चुनाव कमीशन से तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम उनसे कोई हमें उनसे न्याय मिल जाए। लेकिन देश की जनता को आपने अपील करके ये कह दिया है कि आखिर में तो देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। उसके सिवाय अब लोकतंत्र नहीं बच सकता। जी। सत्ता नहीं चाहिए, हम 3 बार जन्म ले लेंगे, 3 बार शहीद हो जाएंगे, देश आजाद रहना चाहिए। सत्ता कोई कर लो, प्रधानमंत्री कोई बन जाओ। जिस दिन 2014 में साहब कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने सत्ता सौंपी थी माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि उस दिन सत्ता का यह आलम दिया था कि चाय बेचने वाले का बेटा या चाय बेचने वाला व्यक्ति भी सत्ता के मत तक पहुंच गया। और आज हमारी हालत ये इतनी है, हालत इतनी बुरी हो गई कि जवाहरलाल नेहरू का दोहिता, इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का बेटा, उसका मकान छीन लिया जाता है, वो सत्ता में नहीं जा सकता, उसकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है। ये 8 साल का खाता है, 10 साल में ये हो गया। एक तरफ तो इंदिरा, दो प्रधानमंत्रियों का पोता और बेटा, और एक तरफ चाय बेचने वाला। हमने सत्ता दी थी, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। आपने सत्ता ली, प्रधानमंत्री का पोता और प्रधानमंत्री का बेटा की मकान भी आपने छीन लिया और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी। थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा नहीं, आप ये गलत कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो जनता कि क्या जो 75 साल में, 70 साल में वो कांग्रेस नहीं, ये भी सुना, नॉट ओनली कांग्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे जी, मोरारजी देसाई कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरा विपक्ष हो, सबने मिलकर के 75 साल में ऐसी सत्ता को सजोया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना। और 8-9 साल में यह बात आई कि प्रधानमंत्री का बेटा भी न्याय नहीं ले पा रहा है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय लेना पड़ा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अब चलते हैं अपन जोधपुर लोकसभा की ओर। जोधपुर लोकसभा के कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं, इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है जोधपुर में जेजेएम। पेयजल को लेकर जोधपुर में काफी हो हल्ला है, जनता कह रही है पानी नहीं मिल रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की? जोधपुर लोकसभा क्षेत्र तो भूल दो, सिटी के, शहर के इतने बुरे हालत है कि पानी को लेकर एवरी डे, आज भी आप पत्रिका भास्कर उठाओगे तो कम से कम 20 जगह पेपरों में भरा हुआ है कि पानी 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 पानी। मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो मैंने जनता जनार्दन से कहा था, मेरे सामने माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत थे, जो मंत्री थे उसके, जल शक्ति मंत्री थे। जब मैं पोखरण में, फड़ौदी में थे, दूसरा गांव में गया तो मेरा दिल पसीज गया कि जिसका मंत्रालय, जिस व्यक्ति के पास हो पानी मंत्रालय, और वो वहां का मंत्री हो, वहां का सांसद हो, और वहां पानी पीने से आदमी वंचित हो, तो इससे बड़ा तो दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उन्होंने वादा किया था कि मेरे को एक चांस दे दो। मैं बार बार कह रहा था चांस आपने दे दिया, अब चांस मेरे को दो, एक बार मौका मेरे को दो। पर जनता जनार्दन ने मौका नहीं दिया और गजेंद्र सिंह जी को उन्होंने चांस दे दिया। तो आपके मार्फत गजेंद्र सिंह को याद दिलाना चाहता हूं, आप कहो तो कल मैं वीडियो भेज दूंगा, कितनी बार उन्होंने कहा था मंच पे, भाषणों में, एक मौका दे दो, आपकी बार पानी की कहीं समस्या नहीं रहेगी। और पानी उस समय तो समस्या थी गांवों में, और उस समय समस्या आ गई। पर हमारा जोधपुर शहर और जोधपुर लोकसभा भी दुर्भाग्यशाली रहा कि उनका मंत्रालय छीन करके उनको छोटा सा मंत्रालय दे दिया और बड़ा मंत्रालय ले लिया। हो सकता है उनको अभी अब की बार मंत्रालय देते तो शायद वो काम करते। पर गजेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में, अब तो डबल इंजन की सरकार है, पावरफुल, यही मैं कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उनको ये काम उनको मेरे ख्याल से करना चाहिए।
पर मैं मुझे पता नहीं मुख्यमंत्री जी भी की क्या है कि वो गजेंद्र सिंह जी को ज्यादा पता नहीं क्या मामला है। अभी एयरपोर्ट पे आए तो गजेंद्र सिंह जी कहते सुनो सुनो, तो वो कह रहे नहीं काम नहीं होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं दोनों के बीच मुझे पता नहीं क्या है, बट मुझे ऐसा उस वीडियो में देखने में ऐसा लगा कि गजेंद्र सिंह जी किसी की बात कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी को इग्नोर कर रहे थे। एयरपोर्ट का जो तो पानी के मामले में इग्नोर मत करो, हमारे जोधपुर शहर को पानी तो पिला दो। तो मेरी गजेंद्र सिंह जी से अपील है कि जो पानी की समस्या जोधपुर में भयंकर है, उसमें आप आगे आकर के ऐसा काम करो कि हमारी जरूरत हो, हम भी आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के इस काम के लिए हम रहेंगे। एक बात और मैं जनता की बात, जनता का बात काम है तो आप साथ हो, 100% साथ हो। एक बात और कहना चाहता हूं, आज मैं आ रहा था जोधपुर से, मैंने देखा भैरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति जी की मूर्ति जी कल कार्यक्रम है, और मैंने पेपर देखा, पेपर में वो देखा भारतीय जनता पार्टी। अरे मेरे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है भैरू सिंह शेखावत का। भैरू सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति थे, हमारे भी आदर्श थे जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे। उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल, आप हमको बुलाते, आप हमारा भी इन्वॉल्वमेंट लेते, हमारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं ले रहे हो। अच्छा, मतलब वो एक पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम है, नीचे भारतीय जनता पार्टी, नीचे उस मैंने कार्ड देखा कि सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा प्रोग्राम हो रहा है। क्यों भाई? आप अशोक गहलोत साहब को भी बुलाते, आप सचिन पायलट जी को बुलाते। भाई भैरू सिंह शेखावत है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते। और नो डाउट मैं कह सकता हूं कि चाहे भैरू सिंह शेखावत हो, चाहे परशुराम मदेरणा, ये ऐसे लीडरशिप है जो सब लोगों से ऊपर उठ के है। बिल्कुल, पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर लोग हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा है, जिन्होंने विपक्ष को भी जिंदा रखा था जी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विपक्ष को जिंदा नहीं रखा है, लेके चलते थे, सबको न्याय करते थे। तो मेरा मानना है कि वो जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें अगर एक सर्वदलीय बुला करके प्रोग्राम करते, मूर्ति स्थापित करते, तो पूरा जोधपुर शहर उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके उनके लिए संदेश जाता। लेकिन वो एक पार्टी का कार्यक्रम है, सभी पार्टी के आगे, खुद की पार्टी, खुद की जिंदाबाद। एक इंद्रोका बांध का भी मामला बहुत जोधपुर में चर्चा में है। क्या इंद्रोका बांध भर नहीं पा रहा है? क्या समस्या आ रही है? मेरा गांव है इंद्रोका, मेरा भाइयों का गांव है। मैंने चुनाव लड़ा तब होता ही है। मेरा मानना है कि जितने शेखावत मेरे यहाँ पर मेरे एंटी प्रचार करने आए थे, 90% शेखावत, तो मेरे गांव तो मेरे खींचों के तो बहुत ही कम गांव है, 4-5 गांव है, उसमें से 2 बड़े गांव है, नारवार और इंद्रोका जी। इंद्रोका के अंदर इन्होंने एक बांध बनाया, 12 करोड़ रुपए का बजट देके एक बांध बनाया। अच्छा। और जाके मेरे भाइयों को समझाया कि मैंने आपकी पूरी जिंदगी वो कर दी है, चेंज कर दी है। पानी भरेगा, आपके यहाँ सेवें पैदा होएगी, आपके यहाँ अंगूर पैदा होंगे, और ये बांध ऐसा बना है दो पहाड़ों के बीच में। 12 करोड़ रुपए मैंने दिए। हमने भी सोचा, भाइयों के पास गया मैं तो सरपंच साहब से मिला, तो उन्होंने कहा करण सिंह जी माफी चाहो, हमारी 7 पीढ़ियां चेंज कर दी इन्होंने, इसलिए वोट तो अब की बार हम गजू बना को देंगे। मैं कहा साहब ठीक है। और ये तो मैंने खींचे में होता ही है, खींची तो हमेशा ही मैंने कहा लोकतंत्र को मानता ही नहीं है। वो तो आधा राज ऑफर किया था मुकुंदास जी को, दुर्गादास जी को, तो ही ठुकरा दिया। मैंने कहा तो मैं तो क्या किस खेत की मूली हूं, आप तो आराम से वोट दो उनको। और दोनों गांवों में मैं, वैसे वो भारतीय जनता पार्टी के गांव है जहां कांग्रेस को वैसे 5 वोट नहीं मिलते, पर थैंक्स टू ऑल कि मुझे कम से कम 50% वोट मिले। दोनों गांवों में हारा, बट एक में 5 वोटों से हारा, एक 7 वोटों से हारा, बट मैं 50% पे पहुंचा। पर 50% वोट फिर भी गजब, वो भी इंद्रोका बांध के कारण। अब बांध में क्या हुआ, मैं एक बार पिछली साल बैठने गया तो मेरे को किसी ने कहा साहब आपने बांध देखा है क्या? बरसात का मौसम था। मैं कहा नहीं, आप चलो साहब। मैं गया तो बांध में बरसात का टाइम, चारों ओर तालाब भरे हुए, उस बांध में बूंद भी पानी नहीं। अरे मैंने ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा साहब बोगी होती है ना पानी लेके ओवरफ्लो की, वो उसके बॉटम में लगाई गई है, बॉटम में, ताकि पानी आए ही नहीं। तो पानी बॉटम से पानी बाहर निकल गया। फिर मैंने देखा पूरा का पूरा बांध टूटा हुआ, रोड टूटी हुई, इतने बड़े बड़े खड्डे गिरे हुए। मैंने एक वीडियो बना करके, और वीडियो मैंने डाला और सोशल मीडिया में भी डाला और मीडिया में भी डाला जी। तो जितने में थी, उसके बाद में वहां पे मुझे पता चला कि हुआ क्या। तो मैंने आरटीआई लगाई, उससे पेपर लिखवाए, तो पता लगा 12 करोड़ का बजट उठा है। तो ठेकेदार आया वहां पे, 7 दिन बाद में दिल्ली से टीमें आई, जोधपुर की टीमें गई, वही सरपंच साहब भी पहुंच गए। वो पहुंच के बोलेगी 12 करोड़ मेरे को देते तो 12 बांध बना देता। 12 करोड़, हाँ ऐसे तो 12 बांध बना देता, वो बोले। फिर ठेकेदार को बुलाया, तो ठेकेदार को बोला गया भाई क्या हुआ? ठेकेदार ने कहा साहब मेरे को 1 करोड़ रुपया दिया था, मैंने 1 करोड़ का काम कर दिया। 12 करोड़ स्वीकृत
स्वीकृति लग गए, मतलब कागजों में। हाँ, उसने कहा रोड वोड मैंने फोकट में बनाई है, ये मेरे बजट में ही नहीं था, मेरे को तो मिट्टी मिट्टी का काम दिया था, मैंने 1 करोड़ का काम कर दिया। आज भी हालत ये है, उस बांध में टक्का का पानी नहीं आता। जोधपुर से रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर पे यह हाल है, तो पूरे हिंदुस्तान में इस जल जीवन मिशन का क्या मजाक उड़ी होगी। ये प्रधानमंत्री जी को कहूंगा, प्रधानमंत्री जी अगर आपके पास में टीम है तो आप भेज करके इंद्रों का बांध के सर्वे कराइए, तो आपको पता चलेगा कि जल जीवन मिशन में किस तरीके के घोटाले हुए हैं। मतलब तो 100 रुपए में से 90 रुपए गायब भी हो गए पूरे। अब वो पड़ा, वो तो और पानी बिल्कुल नहीं रुक रहा है। बिल्कुल नहीं रुक रहा, वो तो रुक ही नहीं सकता। फिर उसका कानून बनाया तो था नहीं बांध, तो उन्होंने तो मिट्टी डाली थी, उन्हें पता है अगर पानी इकट्ठा हो गया तो बांध एक दिन में टूट जाएगा, तो उन्होंने पानी इकट्ठा नहीं करने की व्यवस्था ही कर दी, नीचे ही बोगी बना दी, पानी आता पाइप से बाहर निकल जाता है, आगे इस बांध को क्रॉस करके नीचे से निकल जाता है। तो फिर आप वापस गए तो आपके गांव वालों से मुलाकात हुई तो उन्होंने आपकी बार राउंड दोगे, आपकी बार वोट दिया होगा, मैं ठीक है। आगे चलते हैं। एक जोधपुर एयरपोर्ट जो बन रहा है, जिसकी लेकर सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि बहुत बेहतरीन एक जोधपुर की जो संस्कृति और कला को दिखाते हुए वो एयरपोर्ट का निर्माण होगा। और वैसे एयरपोर्ट किसी भी शहर की कहते हैं कि स्टार्ट में आईना होता है, तो उसको लेके एक विवाद सामने आया है, वो क्या है? देखिए, जोधपुर एयरपोर्ट आज का एयरपोर्ट नहीं है। जोधपुर एयरपोर्ट जब जयपुर में एयरपोर्ट नहीं था तो जोधपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, महाराजा उमेश सिंह जी के मामला। उस समय कराची जो फ्लाइटें जाती थी तो यहाँ तेल लेके जाती थी, और आज वो गुड़ा के अंदर लंबी चौड़ी एयरपोर्ट बना हुआ है, जो पुराना महाराजा उमेश सिंह जी के समय। मेरा आपके मार्फत दर्शकों से ये बताना चाहता हूं कि जोधपुर एक चित्र के नाम से जाना जाता है। उम्मेद भवन पैलेस जब आदमी उतरता है, हर एक आदमी उम्मेद भवन पैलेस दिखता है, वो फ्लाइट से भी दिखता है, ऊपर से तो ऊपर अलग ही अच्छा पत्थर है वो, चित्र का पत्थर कहते हैं, व्हाइट स्टोन। जोधपुर एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ, मैं भी वहां से निकलता रहता हूं, मैंने देखा तो इन्होंने चित्र के स्टाइल में बनाना शुरू किया। हमने भी सोचा कि जोधपुर के चित्र के पत्थर का बनेगा तो डेफिनेटली उम्मेद भवन का एक दूसरा रेप्लिका बनेगा, तो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा। ये चित्र का पत्थर बनता, एयरपोर्ट हर सिटी का आईना होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां सब वहां से आती जाती है, वहां से बिजनेस का भी स्कोप बढ़ता है। अगर ऐसा होता तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे मेरा जोधपुर का स्टोन जाता, चित्र का पत्थर जाता, तो हो सकता आउट ऑफ इंडिया में भी इसका एक्सपोर्ट होता, एक नई दिशा मिलती जी। अब जैसे ही मैं ऊपर आया, देखा तो मैं देख रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट फर्जी जोधपुर स्टोन में बन गया। फर्जी जोधपुर स्टोन, पूरा कलर जोधपुर स्टोन का, पूरी स्टाइल जोधपुर स्टोन की, पूरी घड़ाई ऐसे की जैसे पत्थरों की घड़ाई करता है ना जी, मेरा में सब बना बन के जोधपुर स्टाइल की कर दी। अब पूरी की पूरी जीआरसी शीट आती है, एक जीआरसी शीट आती है, मतलब पत्थर नहीं लगाया आप? पत्थर नहीं लगाया, जीआरसी शीट में पूरा का पूरा एलिवेशन दे दिया। तो बड़ा आरोप लगा रहे हो करण सिंह जी, पत्थर हुआ तो मेरे को फांसी दे देना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जीआरसी शीट क्यों लगाई, आप फर्जी काम क्यों करते हो? नंबर एक तो जोधपुर के चित्र के पत्र में एयरपोर्ट बनना चाहिए था। कोई वजह से आपको लगा कि आप नहीं बना सकते, आप तो मॉडर्न स्टाइल का बनावे तो बना देते, आप हैदराबाद की तरह बना देते, आप बेंगलुरु की तरह बना देते। आपने फर्जीवाड़ा की क्या स्टाइल है? आप उससे जब जोधपुर स्टोन है तो उसका रिप्लेसमेंट जीआरसी शीट से क्यों किया गया है? स्टोन अवेलेबल है, ये भारी अवेलेबल है, जब सब जगह अवेलेबल है, और हमारे जोधपुर का हुलिया चेंज हो जाता, बिजनेस की स्टाइल चेंज हो जाती, हम बड़ा बिजनेस कर लेते, जगह जगह जाते, एक मैसेज भी जाता, संस्कृति है, कल्चर है। जोधपुर उम्मेद भवन को बने 100 साल हो गए, बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस के साथ काम होता है, ये जीरो मेंटेनेंस के साथ मेरा काम होता। तो जो दूसरा जो एयरपोर्ट बना है वो रोड के ऊपर बना है, सिक्योरिटी की भारी प्रॉब्लम रहने वाली है। 60 फुट की रोड होगी, मुझे ख्याल से 80 फुट की होगी, उसके एकदम से रोड पे जो एयरपोर्ट कम से कम 200 300 400 500 फुट तो अंदर जाके बनता, जो एयरपोर्ट का पोर्च है वो मैं नहीं समझता 100 फुट से दूर हो। तो पूरा का पूरा ये आईना होता है, और इससे देख के आगे हम बिजनेस का एक शहर का विजन दिखता है कि भाई ये शहर किधर जाएगा और आने वाले सालों में कितना आगे जाएगा। जोधपुर का एयरपोर्ट देख के तो डिप्रेशन आता है कि क्या मेरा जोधपुर शहर अगले 30 साल तक या 40 साल तक इसी एयरपोर्ट, क्योंकि जोधपुर मारवाड़ की आंख है। आज उधर रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट है, हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा बिजनेस है, टूरिज्म, और अभी तो ये
नया बिजनेस शुरू हुआ है, वेडिंग जो लोग कर रहे हैं। जोधपुर में काफी बड़ी बड़ी शादियां हुई हैं। है, पर अब ये जोधपुर एयरपोर्ट जो उम्मीद कर रहे थे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा, वो नहीं बना मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसे दावे किए गए और फिर ये कम, इसका रीजन क्या मानते हैं आप? इसका रीजन ऐसा ही है जैसा जैसा 1200 करोड़ की रोड, एलिवेटेड रोड 700 करोड़ पे आ गई। ये मैंने कहीं नहीं देखा। डाउन कैसे होगी? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। 1200 करोड़ 2400 करोड़ समझ में आता था। हाँ, कि भाई 10 साल पहले कोई चीज 1200 करोड़ की थी तो 1800 करोड़ की होनी चाहिए थी। अब फाइनली इन्होंने 700 करोड़ का बजट आ गया। तो मैं समझ नहीं आ रहा जोधपुर को हुआ क्या है। क्यों नहीं जोधपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे वित्त मंत्री जी की कृपा कम है तो मुझे पता नहीं। हमारे सांसद महोदय बहुत पावरफुल है, तो क्यों हमारा जोधपुर का बजट हर क्षेत्र में कम होता जा रहा है? जैसे 1200 करोड़ का हमारा जो एलिवेटेड रोड था वो भी 700 करोड़ का बन गया, उसको भी छोटा कर दिया। अरे साहब 10 साल में जोधपुर का आईना ही चेंज हो गया है। आपको इसको बढ़ाना चाहिए था, बढ़ा करके पाल रोड साइड में पूरा का पूरा एलिवेटेड रोड ले जा सकते थे, पर अब कोई बोलने वाला नहीं है। उसका कारण है, मैंने पूछा कहीं से, एक दो गजुमना के खास दोस्त मेरे से मिले जी। मैंने क्या कारण है कि हम विकास में जोधपुर लगातार पिछड़ता जा रहा है। और गजुमना तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी की भी सुना है खास है। तो उन्होंने कहा साहब गजुमना ने ये कहा है, मजाक में बोला है कि ऐसा बोला है कि भाई वोट कोई मेरे को थोड़ी मिलता है, वोट तो प्रधानमंत्री को मिलता है, वोट तो मोदी जी को मिलता है, तो फिर मैं काम क्यों करूं? जिस दिन मेरे को वोट देंगे मैं जोधपुर का काम करूंगा। ये तो वो बात हो गई, प्रधानमंत्री सांसद चुन रहे हैं। 100% है, वोट भी 100% गजुमना को तो कभी मिले, वोट तो प्रधानमंत्री जी को मिले थे, नाम उन्हीं का चल रहा था, मोदी जी का। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जोधपुर लगातार पिछले 12 साल में शहर पिछड़ गया है और पिछड़ता ही जा रहा है। शहर में चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, ये बने हैं। बन के एक और बात है, हमारे एलिवेटेड रोड का 2 बार उद्घाटन गजुमना ने किया, वो बननी शुरू नहीं हुई। अच्छा, 2 बार उद्घाटन हो गया? पहले उन्होंने कर दिया, अब तीसरी बार जब किया तो मेरी ये भी शिकायत है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कर दिया आकर के किशनगढ़ से, और गजुमना यहाँ थे ही नहीं, न तो किशनगढ़ थे न जोधपुर थे, तो उद्घाटन में ही नहीं बुलाया हमारे गजुमना को। स्थानीय सांसद उद्घाटन में ही नहीं? हाँ, स्थानीय सांसद नहीं, स्थानीय मंत्री जी, सेंट्रल कैबिनेट मंत्री है साहब वो। तो खैर वो तो प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों नहीं बुलाया उनको, पर नहीं बुलाया। एक और मुद्दा आपके जोधपुर डिवीजन में काफी चल रहा है कि किसानों को क्लेम नहीं मिल पा रहा है और किसान बहुत परेशान है। पूरे मारवाड़ रीजन की बात करें, हालत इतने खराब है इस मुद्दे पे भी। ये एक तरह का नीट जैसे लीक हुई परीक्षा, उसके इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हमारे वहां पर ऐसे मैसेज आ रहे हैं, हजारों मैसेज, कि आपकी 40 बीघा जमीन है, 80% आपकी फसल खराब हो गई, इसलिए आपको 100 रुपए दिए जाते हैं। 100 रुपए? 100 रुपए दिए जाते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम 1000 रुपए दिए जाते हैं। लिख रहा है वो, मैसेज में आ रहा है क्या कि आपकी फसल 40 बीघा लैंड 5000 रुपए मैंने जमा कराए, बाकी सरकार ने दिए होंगे 35,000, 40-50 हजार जमा हुए, जो भी मुझे पता नहीं कितना जमा हो, पर आदमी ने खुद ने, किसान ने 5000 जमा कराए। 5000 के पेटे 1000 रुपया लिख के आ रहा है, 1000 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपए भी लिख के आए हैं कि आपकी फसल 80% खराब हो गई, इसलिए आपको 100 रुपए दिए जाते हैं। तो किसानों के साथ एक तो पैसा नहीं मिलना, और एक सरासर किसानों के साथ में एक तरह से मजाक हो रही है इस बात को। और इस दावे में कितनी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को 8 घंटे बिजली दे ही रहे हैं? आपके इस पूरे क्षेत्र में बिजली की क्या हालत है? हमारे मुख्यमंत्री जी तो यही फरमा रहे हैं कि किसान तो 2 घंटे ज्यादा काम ही नहीं करता है? वो कुछ गलत परसेप्शन में हो गया। ऐसा नहीं होता। देखिए, गरीब पे हंसना आसान होता है जी। मुख्यमंत्री जी आप भी उसी कड़ी से निकले हो। गरीब पे हंसना भगवान भी माफ नहीं करता है। अपन को जब आप जिस चीज से गुजरते नहीं हो ना, वो चीज आप बोल पाते हो। किसान है, किसान भारत की आत्मा है। एक दिन में जाकर के खेत में काम करना है 48 डिग्री टेम्परेचर में, हाथ से बात आप जो करता है वो जानता है। तो किसान के साथ में किसान के ऊपर हंसना कोई अच्छी बात नहीं है। किसान तपस्या करता है, किसान आपको सब लोगों को खिलाता है, सब लोगों को अन्न देवता को उपलब्ध कराने वाला किसान है, उस पर हंसना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अगले इशू पे चलें।
मारवाड़ में ये बहुत बड़ा इशू है इस समय और कई इसमें आंदोलन भी चल रहे हैं। एक तो खेजड़ी को लेके, क्या ये सत्य है कि सोलर की आड़ में अंधाधुंध खेजड़ियों की कटाई हुई है? और दूसरा, ओरण क्या है? इन दोनों को थोड़ा सा समझाइए। ओरण को लेके विवाद क्या है? देखिए, ओरण खेजड़ी का जहां तक मैटर है, जी हाँ, पहले डेफिनेटली खेजड़ी। खेजड़ी जहां कहीं भी मेरा मानना है सोलर आए हैं तो खेजड़ी लोगों ने काटी है। सरकार को स्पेशल कानून लाके खेजड़ी लगाने का कानून ला करके, अगर मैं 50 बीघे में सोलर प्लांट लगा रहा हूं तो मुझे बाउंड करना चाहिए कि मैं जमीन ही 60 बीघा खरीदूं और 10 बीघे में पेड़ लगाऊं तो मुझे अलाउ करो, मत करो। सरकार को खेजड़ी को बचाना चाहिए। देखिए, उद्योग को आप रोक दोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा, जी। पर किसी भी पौधे की कीमत पर उद्योग लगाना कतई अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये तो सरकार को करना चाहिए। सरकार इतना अभी तक सरकार मेरे ख्याल से मेरा इसमें एक सवाल है कर्ण सिंह जी, आप खुद भी एक सफल उद्यमी हैं और देश विदेश घूमे हैं, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, मुझे तो नहीं पता, कि खेजड़ी को बचाने के लिए कोई तकनीक हो, ट्रांसप्लांट इधर से उधर कर दें या कुछ? खेजड़ी एक ऐसा पौधा है जो ट्रांसप्लांट तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता जी। ले तो। अदरवाइज खेजड़ी से पौधे आप एक जगह से आप 20 पेड़ अगर काट रहे हो तो आप उसकी जगह 100 पेड़ लगा भी सकते हो। मैंने कहा 10 बीघा जमीन, जी। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये सोलर के ये अंदर लैंड बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, पूरी कॉस्ट का 2% होता है, तो 2% कॉस्ट को आप 3% कर दो, थोड़ा 3% करके एक्स्ट्रा लैंड लेके उसी की जगह आप बड़ा सा मतलब बाध्य कर दें कि 50 में अगर लगा रहे हो 10 बीघा और 10% लैंड एक्स्ट्रा लो ना भाई। आप 100 बीघा जमीन तो 10 बीघा एक्स्ट्रा लोगे जी। या 20% एक्स्ट्रा लो, 20 बीघा एक्स्ट्रा लेके उसमें आप प्लांटेशन करो। जब आपको अपनी प्लेटों को साफ करने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है तो पौधे लगाने के लिए पानी क्यों उपलब्ध नहीं होगा? ओरण का जहां तक मैटर है, ओरण तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। ओरण जो होता है जी, वो आत्मा होती है गांव की। आज आप ये कह रहे हो नहीं है, मोदी जी एकदम से कह दिया ना कि भाई गाड़ी शेयर करो, मेट्रो में जाओ, हाँ, तेल बोला ना, फ्यूल का। ये क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि आज आप लोगों पर डिपेंडेंट हो गए हो। आज से 100 साल 50 साल 100 साल पहले चले जाओ ना, मेरा हर गांव देश होता था, हर गांव देश। एक गांव को आप चारों ओर से बाउंड्री से बंद कर दो, अच्छा गांव, थोड़ा बड़ा गांव होना चाहिए, उस गांव में सब मिलता था। पानी का उसका अपना स्टोरेज होता था, कुम्हार होते थे तो बर्तन बनाते थे, लोग होते थे तो कपड़े बनाते थे। तो जो जो किसान कम्युनिटी होती थी वो आपके फसल पैदा कर देती थी। तो इंडिपेंडेंट गांव होते थे। तो जब पानी का होता था उसके अटैचमेंट में ओरण होता था, उसी ओरण से वो तालाब भरता था, उसी ओरण पे गाय माताएं चरती थी। आज आप जैसलमेर की बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसलमेर की लाखों बीघा जमीन ऐसी है जो ओरण की भूमि है, पर ओरण में एंट्री नहीं हुई, गलती से दर्ज नहीं हुई, सिर्फ इतनी है गड़बड़। तो दर्ज नहीं होने की वजह से आज उस ओरण को, लाखों बीघा ओरण को इन्होंने सोलर कंपनियों को अलॉटमेंट करते जा रहे हैं। तो ये महापाप है, मैं तो आपको, ये भी बड़ा पाप है। आप गौ माता कहां चलेगी? गाय में सारी जमीनें चली गई, भेड़ बकरी ऊंट गाय ये कहां चलेगी ओरण के लेकर के? और उतने जैसलमेर से लोग पैदल जयपुर तक आए हैं और इनके कुछ हुआ ही नहीं। इतनी असंवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है कि इतने लोग पैदल चल के आ रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा बताओ आप? हाँ, उनके नाम तो जमीन उनको तो मिलेगी नहीं। फिर उनको नहीं मिलेगी तो आप कम से कम लोग आए तो सुनो तो सही। हमेशा राजा को 360 डिग्री दिमाग को ओपन करके सुनना चाहिए, उसके बाद निर्णय करना चाहिए। जो आपके खिलाफ बोले, मतलब आपके खिलाफ आपके शब्दों में शब्द नहीं मिलाए, वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता, वो आपका सैन भी हो सकता है। तो आप ओरण के लिए लोग आए हैं तो ओरण की भारी समस्या है जिसको सरकार को सुन करके उनको दर्ज करना चाहिए, और जहां गलत अलॉटमेंट हो गया उसको कैंसिल करके दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो गांव की आत्मा है, ये आपने जरूर, बिल्कुल, और उनकी भी इसमें भूमिका रहती है, जो पशु पक्षियों की आपने बात की। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आज का जो युग है, डिजिटल का दौर है, और राजनीति भी दो तरह से होने लगी है। एक तो पहले तो होती थी कि जमीन की राजनीति, लेकिन आज सोशल मीडिया की राजनीति का एक अलग चलन हो गया है। आप किसको ठीक मानते हैं? क्या केवल सोशल मीडिया के जरिए राजनीति उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है।
और मैं तो मेरा अपना आपको भी दोष देता हूं, हम विपक्ष की भूमिका उस प्रखरता से नहीं निभा पा रहे हैं जिस प्रखरता से हमको निभानी चाहिए। जब कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट एक दिन में 1,000 रुपए से 3,000 हो जाता है, बिल्कुल, और हम सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी आदेश जारी कर देते हैं, कल से आप सोना मत खरीदो, कल से आप विदेश मत जाओ, गाड़ियां कम कर आप दो। गाड़ी कम कर दो, आप इवन सब्जी का तेल जो होता है उस तेल को मत करो, और हम चुपचाप सुन करके और ट्वीट करके रुक जाते हैं। ये हमारा अधिकार नहीं है साहब। हम घर जाके नहीं सो सकते, हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका सड़क पे होनी चाहिए। सड़क पे आप नहीं हो, आप तो लोहिया वाली बात कर रहे हैं, सड़क गर्म कीजिए। 100% सड़क पे आप देखो, विपक्ष में आज आप विपक्ष हो, विपक्ष सड़क पे नहीं है, इसका मतलब विपक्ष की भूमिका प्रॉपर नहीं है। शासन को मजबूर करना पड़ता है कि वो सही डिसीजन लेवे, और जब शासक ऐसे आ जावे कि जो न्याय के आसपास नहीं हो, तो फिर आपकी भूमिका और बन जाती है। हो सकता है कि मैं शासन करते करते ईडी पीडी से, आर्मी से मेरे को मार दिया जाए तो मेरा बेटा जिंदा होगा, मेरा पोता जिंदा होगा, मेरा पड़पोता होगा, कोई न कोई तो उनको लड़ लड़ा के वापस लोकतंत्र को जिंदा रखेगा। एक पीढ़ी नहीं रखेगी, दूसरा रखेगा, दूसरा तीसरा रखेगा। मैं बार बार कांग्रेस की मीटिंगों में कहता हूं, आप अब राज को भूल जाओ। राज आया, अरे राज को क्या करोगे? लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो मेरा राज रहेगा, मेरा भारत जिंदा रहेगा तो राज रहेगा भाई। तो आप संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हो? आपको सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए। यूथ हमारा कांग्रेस के पास में, कांग्रेस इस देखा जाए तो कांग्रेस में राहुल गांधी ने संघर्ष किया तो था, भारत जोड़ो यात्रा निकालना। तो हम राज में आते रहे। ये तो 400 प्लस के नारे को कांग्रेस पंचर नहीं कर पाई। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यात्रा निकाली सड़क पे, उसका 100% नतीजा उसका है, 100% उसका है। हम लोगों के पास में जिस तरीके से राहुल जी गांधी को मैनेजमेंट तरीके से खरबों रुपए खर्च करके जिस तरीके से इमेज को डैमेज किया गया था, जैसे राहुल गांधी जी पैदल चले, पब्लिक को पता चल गया कि राहुल गांधी जी है क्या, तो एकदम से निखर के सामने आए। पर आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी अभी भी उससे बहुत हम पीछे हैं। हमको इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, अग्रेसिव होना पड़ेगा। सबसे पहले पब्लिक के मुद्दों के लिए हमको सड़क पे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, हमको कंधे से कंधे मिला के पब्लिक के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि आप इस डिजिटल युग में भी कह रहे हैं कि सड़क नहीं छोड़ सकते। डिजिटल तो आप उसको 4 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो जी, बना सकते हो। ठीक है, ऑनेस्टी रखनी चाहिए। देखिए, हरिश्चंद्र बन के आप राज नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गलती कहां से शुरू करी? हम ही लाए थे। आप मेरे को बताओ, ये राइट टू इंफॉर्मेशन कौन लाया? कांग्रेस लाई। राइट टू फूड कौन लाया? राइट टू एजुकेशन कौन लाया? तो जितना कानून हम ला सकते थे गरीबों के लिए, न्याय करने के लिए, वो हम लाए। राज हमने किया था। सब लोग कहते हैं 70 साल राज किया, 70, हाँ राज हमने किया, और हम हमारे खिलाफ कानून लेके आए। तो जनता जनार्दन से बोलना चाहूंगा कि अब सुनो तो सही, इनको देखो तो सही, इनको ये तो पूछो कि शुभांशु अधिकारी जी, आप 5 लाख की रिश्वत ले रहे थे, टेबल पे पकड़े गए, प्रधानमंत्री जी का भाषण सामने आया, पैसे डालू किया, वही प्रधानमंत्री जी वापस उसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप खुद देख लो कि देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए और आज वर्तमान में वो बंगाल में बीजेपी से पहले मुख्यमंत्री हैं। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस दौर में, जब हम बात कर रहे हैं 24 लाख तो वो युवा है जो बिल्कुल उस दहलीज पे आज निराश खड़ा है इस पेपर लीक के कारण। इसके अलावा पूरे प्रदेश के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी युवाओं से अपील है कि आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी से, मैं तो कांग्रेस पार्टी से आता हूं, आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके राष्ट्र निर्माण में देश हित की बात करनी चाहिए। आपको उस नेता को चुनना चाहिए जो आपको लगता हो कि ये मेरे राष्ट्र निर्माण में बात करेगा। आपको उस नेता को चुनना चाहिए जो देश में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने की दे सके। आपको उसको चुनना चाहिए जो देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एम्स जैसे हॉस्पिटल खड़े करने की अपनी इच्छा रखता हो। आपको आपको उस नेता को चुनना चाहिए जिसका विजन में यह हो कि मैं अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं या मैं मेरे क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए बनूं, मैं सोऊं उससे पहले 50,000 लोगों को रोजगार देके सोऊं। आपको उसको कतई नहीं चुनना चाहिए
कि मैं ये चुनाव जीत गया, अगला चुनाव कैसे जीतूं। आप उसको, नेता को बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए मैंने इतने पैसे कमा लिए, अब मैं पैसे कैसे कमाऊं। हालत इतनी खराब है कि आज के दिन आपने देखा होगा कि विधायक महोदय अपने खुद के एमएलए फंड से किस लेवल का बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो युवाओं, ये देश आपके हाथ में है। आपको, आप चाहे आपके फादर किसी भी राजनीतिक पार्टी से रखते हो, आप हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के देश हित में जो काम करे उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। कर्ण सिंह जी, अंतिम सवाल मेरा इस पूरे इंटरव्यू का, आप खुलकर बोलते हैं सत्ता के खिलाफ, आपको जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप व्यवसायी भी हैं, उसके बावजूद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आपको डर नहीं लग रहा है। इस दौर में रात को नींद सुकून से आ जाती है? क्या ये डर नहीं रहता कि इतना खुला बोलने से कहीं सत्ता की आंखों में न चुभ जाए? तो नींद वींद तो मेरे माता जी की कृपा है, मेरे को कोई उड़ती उड़ती है नहीं। अच्छा, देवी का पूरा आशीर्वाद? बिल्कुल आशीर्वाद है। बाकी डर का जहां तक बात मैंने पहले भी की थी कि भाई जमाना खराब है, नहीं, मतलब संघर्ष करेंगे आप? जम के करेंगे संघर्ष, किसी भी लेवल पे जाके। भारत के जो लोकतंत्र में मेरा मानना है कि भगत सिंह जैसे लोगों ने जान देकर के लोकतंत्र लाए हैं, तो हम अगर जेल चले जाएंगे तो हमें कौन सी जान देनी है। जेल में कोई जान थोड़ी लेते हैं, जेल में कोई जान नहीं लेता, जेल में कुत्ते भी नहीं बसते। अगर मैं मेरे देश को बचाने के लिए, मेरे लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं 100 बार जेल जाऊं तो अच्छा है। और मैं तो कहूंगा कि मेरा लोकतंत्र बच जाए और मुझे परमानेंट जेल में डाल दे तो मैं परमानेंट जेल में स्थान लेने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे हजारों लोगों ने इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करके लोकतंत्र बचाए। तब आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र ही नहीं होता, मेरा देश आजाद ही नहीं होता, तो हम क्या बनते। जी, शुक्रिया कर्ण सिंह जी। आपने बड़ी बेबाकी से जो प्रदेश और देश के जो युवा और उन लोगों को एक बात कही कि ये बहुत कम नेता कहते हैं, नहीं तो अधिकतर नेता यही कहते हैं कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, तो कांग्रेस से जुड़िए, बीजेपी से जुड़ा हूं तो बीजेपी को पसंद कीजिए। इन्होंने खुलकर बेबाकी से कहा कि आप अपना निर्णय लीजिए, लेकिन निर्णय सोच समझ के लीजिए। और देश के लोकतंत्र की जो आपने ताकत बताई, ये देश के लोकतंत्र की ताकत ही है कि आज हम खुलकर सवाल पूछ पा रहे हैं और आप खुलकर जवाब दे पा रहे हैं। और अगर ये लोकतंत्र मजबूत है तो इसके लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है और उस बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। इस पूरे पॉडकास्ट को देख के आप क्या सोचते हैं? अपनी अहम राय और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम अगले इंटरव्यू में कर्ण सिंह जी से वापस उन सवालों के जवाब लेंगे। शुक्रिया।